हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। ये है, स्टार्ट करने वाले हैं इस बार हम आरंभ 2025 हिंदी मीडियम का ये बैच, जो आप सभी के लिए आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बायो की क्लास रहेगी 4 बजे से बेटा, 4 बजे से 5:45 तक आपकी ये क्लास रहेगी। 5:45 के बाद में आपकी केमिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद में आपकी फिजिक्स होगी। ठीक है, ये आज पहली क्लास है आपकी, और ये जो पहली क्लास जो है सिर्फ आज के लिए यूट्यूब पर रहेगी। उसके बाद में ये रेगुलर आपके जो बैचेस हैं डाउटनट की एप्लीकेशन उस पर चलेगी। ठीक है, कैसे हो प्यारे बच्चों? हेलो जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत अच्छा। स्टार्ट करते हैं आज, है ना? और पूरे साल भर इसी जोश के साथ में पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट करें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर फर्स्ट होने वाला है, और हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहला चैप्टर, इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करने से पहले कुछ 2-3 चीजें हैं वो ये बता देता हूं। पहली चीज, बिना फालतू का स्पैम मत करिएगा, इरेगुलरिटी मत मेंटेन करिएगा। ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखिएगा क्लास में। आलतू फालतू के कमेंट मत करिएगा कि सर ये वैज्ञानिक कौन से वर्ष में दिया। जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हैं उनको पढ़ना है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके टाइम वेस्ट करने से टीचर का भी टाइम वेस्ट होएगा। स्पेसिफिक टाइम है, इस स्पेसिफिक टाइम में आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है। हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? आवाज आ रही है आपको मेरी? हम्म, ठीक है जी, स्टार्ट करें। आ रही है अभी आवाज? दिखाई दे रहा हूं मैं? वीपीएन बंद करो ना। देखना, उधर खोलना ही पर। स्क्रीन रोक कर वापस से स्टार्ट करना। कमाल है यार, हद है यार। फोन करके किसी को
चल रही? इसको फुल करना स्क्रीन को। हाँ हाँ जी बेटा, अभी आवाज आ रही है? एक बार मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं मैं? एक बार आराम से तसल्ली से देख लीजिए, आपको आवाज आ रही है? आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? थोड़ा सा छोटा करना। ठीक है, चल। सो कुछ चीजें हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। आपको आवाज आने लग गई, आपको मैं दिखाई देने लग गया हूं। कुछ चीजें हैं वो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्या क्या कैसे कैसे होएगा। ठीक है, एक बार पहले बातों को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, किस तरीके से हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहली चीज, सर पुराने लेक्चर्स जो हैं, आपने बोला था आरंभ बैच के साथ में सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो दिखेंगे, है ना? अभी दिखाई दे रहा है? इधर इसमें सामने स्क्रीन कहाँ है? ठीक है, हाँ जी। आपने बोला था कि सर आरंभ 2024 के लेक्चर्स जो हैं वो कब मिलेंगे? तो आज जितने भी बच्चे एनरोल हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि आज लास्ट डेट है एनरोलमेंट की, तो आज लास्ट डेट है किस चीज की? एनरोलमेंट की, है ना? तो आज इवनिंग तक, यानी आपकी जो लास्ट क्लास होएगी तब तक आपके सारे बैच ओपन हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरा, स्पैम मत करना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा। आलतू फालतू इर्रेगुलर कमेंट्स मत करना। दो ही चीज की ये गुहार रहेगी, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तीसरा, आपको जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चीजों को सुनना है। हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर करेंगे और साथ साथ उसके जो क्वेश्चंस जो हैं वो भी कवर करेंगे। तो दोनों चीजें अपन कवर करने वाले हैं बायो में। बस इस चीज को ध्यान रखना, फालतू फालतू स्पैम मत करना। और आज जो है आपको इवनिंग तक सारे बैच जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई फालतू ज्ञान देने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। आप सारे के सारे बच्चे समझदार हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैच्योर बच्चे हैं। मैच्योरिटी के साथ में हम लोग चलेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले लेक्चर की। चैप्टर का नाम है कोशिका, जीवन की इकाई, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मार्क जोसेफ मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है बेटा जी आपको, ठीक है। चलिए आगे आने वाले समय में 3 बजे भी होएगा, ठीक है। आइए, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत क्या देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, सेल से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे। फिर उसके बाद कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोशिका का समग्र अवलोकन जो होता है या उसका एनालिसिस जो होता है, उसका अध्ययन जो होता है, उसका आकार कितना होता है, कौन सी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। डन। तो इस प्रकार ये इस चैप्टर का इंडेक्स रहने वाला है। इस चैप्टर में इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। एक और चीज जो कई बच्चे मेरे को पता है आप में से पूछेंगे, सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आपके पास कोई स्पेसिफिक बुक होनी चाहिए। वैसे तो मैं बोलूंगा अभी के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस की, बुक की सब कुछ मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ मैं ही आपको दूंगा। बाकी आप में से कई ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, है ना, और आप बोलेंगे सर नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। नोट्स जो हैं क्या वो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? देखिए, मैक्सिमम केसेस में मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पूरे साल भर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो यस नोट्स बनाइए, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। ड्रॉपर हैं तो भी छोटे छोटे पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, है ना। और यही है, प्लीज नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। जो जो चीज मैं बताता जाऊं वो अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर कोशिका का समग्र अवलोकन करेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। स्टार्ट करें।
चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के परिचय की, इस चैप्टर की नॉर्मल बातों की। ठीक है, बिंदु दर बिंदु चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु, हम कोशिका को क्या बोलते हैं? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यही बोलते हैं, कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हम एक जीव हैं, हाँ जी, तो कोई भी जीव जो होता है उसकी संरचना कौन बना रहा है? सर, कोशिका। उसी कोशिका के अंदर सारे के सारे क्या हो रहे हैं? कार्य हो रहे हैं। तो जीवन की संरचना, एक सजीव की संरचना कौन बना रहा है? कोशिका। एक सजीव के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, क्रियात्मक मीन्स फंक्शनल, फंक्शन जो हो रहे हैं वो भी किस में हो रहे हैं? सर, कोशिका में हो रहे हैं। सिंपल सा बिंदु था, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैं बार बार पूछता जाऊंगा आपसे कि कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा बिंदु था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी पहले बिंदु में। बहुत सिंपल सी बात थी, सिंपल सा परिचय, सिंपल सा पहला बिंदु कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। डन। सर, नोट्स पीडीएफ कहां पर मिलेगा? ओरिएंटेशन में मेरे भाई सब कुछ बताया था, फिर बता देता हूं। आप अपनी जब एप्लीकेशन पर जाएंगे तो उसी एप्लीकेशन पर आपको नोट्स का ऑप्शन भी आएगा, वो शाम तक सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरा बिंदु, बहुत सीधा सा। ठीक है, क्या कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई बोल सकता हूं मैं कोशिका को? क्या कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है? अब इस लाइन का मतलब समझना कि कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। कोशिका जो है वो सबसे छोटी जीवित इकाई है। इसका मीनिंग क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका से छोटी कोई संरचना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है या नहीं रखती है? बताइए। रखती है या नहीं रखती है? समझना इस चीज को। क्या बोला हमने कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। यानी कोशिका से छोटा अगर कोई है तो क्या मैं उसको जीवन बोल सकता हूं? क्या वो स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या है? लाइफ, जीवन। क्या कोशिका से छोटी अगर कोई चीज है, कोशिका से छोटी कोई वस्तु है, कोशिका से छोटी कोई भी संरचना है, क्या वो जीवन दर्शाती है? क्या वो स्वतंत्र अस्तित्व? यहां पर इस वर्ड पर फोकस करना। ये वर्ड जो है एनसीईआरटी का कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या है? जीवन। क्या कोशिका से छोटी कोई भी संरचना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है या नहीं रखती है? बताइए, रखती है या नहीं रखती है? तो जनाब याद रखना, नहीं रखती है। भूल मत जाना कि कोशिका से छोटा अगर कुछ है। अब कोशिका से छोटा क्या हो सकता है? जैसे कोशिका से छोटा, सबसे छोटी कोशिका आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा, उससे भी छोटे कौन होते हैं? वायरस। क्या हम उसको बोलेंगे कि वो एक जीवित इकाई है? क्या वो जीवन है? नहीं। तो याद रखना, सबसे छोटी जीवन की इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई, सबसे बेसिक यूनिट जो जीवन दर्शाती है, वो कौन होती है? कोशिका होती है। अगर कोशिका से छोटी कोई भी चीज है, कोशिका से छोटी कोई भी चीज है, तो वो जीवन नहीं दर्शाएगी। जीवन केवल और केवल स्वतंत्र रूप से एक सेल दर्शाती है। क्या यहां तक के ये दो बिंदु में किसी को कोई दिक्कत थी? यहां तक की बात में, यहां तक कि इन दोनों बिंदुओं में किसी को कोई कंफ्यूजन? वापस से रिपीट करूं, वापस से सुनना। एक बार में चीज समझ में नहीं आती है, दूसरी बार में आएगी। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, ओके सर।
है ना। कोशिका जो है वो हर एक जीव की संरचना भी बनाती है और उसी कोशिका में क्या होता है, कार्य भी होता है। सर इकाई का मतलब यहां पर क्या था, यूनिट का मतलब क्या है कि कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। कोशिका से छोटा अगर कुछ है तो वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, वो जीवन नहीं दर्शाता, वो लाइफ नहीं दर्शाता है। डन, सिंपल से 2 बिंदु थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे, आइए तीसरा बिंदु, मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हैं, यह बिंदु इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा इस पर, सिंपल सा था। आइए तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु कहता है कि कोशिका क्या बनाती है, एक जीव का निर्माण करती है। अब कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है। तो देखो ये बेसिक चीजें हैं। आई नो आप में से कई ऐसे होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, उनको लगेगा अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है। एक दिन में बेटा तू नीट क्रैक नहीं करेगा ना, टाइम लगेगा ना। तेरे साथ साथ और भी बच्चे हैं, सभी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक हमने बोला एकल कोशिकीय, एक हमने बोला एकल कोशिकीय जीव, और एक हमने बोले बहुकोशिकीय जीव। एक हमने बोले एकल कोशिकीय जीव और एक हमने बोले बहुकोशिकीय जीव। अब नाम से पता लग रहा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। हाँ जी, अब एकल कोशिकीय जीव का मतलब क्या होएगा, वो जीव जो केवल एक कोशिका से बने हुए हैं, वो जीव जो केवल एक कोशिका से बने हुए हैं। वो जीव जो केवल एक कोशिका से निर्मित है, वो जीव जो कई कोशिकाओं से निर्मित है। सिंपल सा था, बिल्कुल बेसिक सी चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जीव जो केवल एक ही सेल से बने हुए हैं, एकल कोशिकीय जीव। वो जो कई सारी कोशिकाओं से निर्मित हैं, बहुकोशिकीय जीव। आपसे अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं तो एग्जाम्पल मुझे बताएगा कोई सा बालक, एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, एकल कोशिकीय जीव का एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता दीजिए। सिंपल, कोई भी एकल कोशिकीय जीव का एक एग्जाम्पल बता दीजिए अपने आप। हाँ जी, ब्रजेश, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमीबा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बैक्टीरिया, बहुत ही जबरदस्त। चलिए जी, वेल डन। ये तो मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा, आप में से किसी ने बोला सर बैक्टीरिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में हमने क्या बोला सर, जीवाणु। चलो, किसी ने कहा सर अमीबा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और किसी ने बोला प्रोटोजोआ, मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, है ना। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना। अब मैं आपसे कहता हूं, आप में से कितने बच्चे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए, जो अभी शायद 12th में भी होंगे, ड्रॉपर भी होंगे, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है, आर.एच. विटेकर? सुना है ना? हाँ सर। आर.एच. विटेकर ने कौन से जगत प्रणाली दी थी? 5 जगत प्रणाली दी थी। हाँ सर, 5 जगत प्रणाली। सर 5 जगत प्रणाली का मतलब, आर.एच. विटेकर ने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनको कितने जगत में बांटा था? 5 जगत में बांटा था। हाँ जी, कौन कौन से याद करिए। सर सबसे पहला मोनेरा, सर हिंदी में मोनेरा। दूसरा कौन सा था सर? प्रोटिस्टा, हिंदी में प्रोटिस्टा। जहां इंग्लिश की जरूरत होगी इंग्लिश भी बताता जाऊंगा। तीसरा कवक, फंजाई, कवक, है ना। चौथा प्लांटी, पादप या वनस्पति जगत बोल दीजिए। और 5वां
एनिमेलिया यानी प्राणी जगत। सिंपल है ना। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा जगत है जो एकल कोशिकीय जीवों को दर्शाता है। ये तो चलो आपने एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कौन सा जगत है जिसके अंदर एकल कोशिकीय जीवों को रखा जाएगा। इनमें से कौन सा जगत है जिसमें एकल कोशिकीय जीवों को रखा जाता है। अपवाद नहीं देखेंगे हम यहां पर। अब देखेंगे अपवाद तो आपको प्लांटे में भी अपवाद मिल जाएंगे, अपवाद नहीं पड़ेंगे, हम नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें से कौन से जगत हैं जिनमें एकल कोशिकीय जीवों को रखा जाता है। तो सर मुनेरा में एकल कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर एकल कोशिकीय कौन से होते हैं। सर एकल कोशिकीय होते हैं बिल्कुल मुनेरा में, है ना। जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, है ना, नील हरित शैवाल हो गया, ये सारे के सारे कौन है। सर एकल कोशिकीय है। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए क्या प्रोटिस्टा जगत में भी एकल कोशिकीय आते हैं। हाँ जनाब। तो प्रोटिस्टा जगत में भी कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय। बाकी ये जो जगत जो होते हैं इनमें कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। है ना। अब कुछ कुछ अपवाद आपको मिलेंगे, जैसे कवक जगत में आपको मिलेगा यीस्ट। यीस्ट कैसा होता है, एकल कोशिकीय होता है। बाकी सारी कवक कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है। पादप जगत में आपको मिलेंगे कौन सी, आपके शैवाल मिलेंगी। कुछ शैवाल एकल कोशिकीय होती हैं, है ना। तो कुल मिलाकर हम अगर बेसिक तरीके से देखें तो एकल कोशिकीय जीवों को मेनली कौन से जगत में रखा गया है। ये वो दो जगत हैं जिनके अंतर्गत हमने एकल कोशिकीय जीवों को रखा है, और ये वो जगत है जिसके अंतर्गत हमने बहुकोशिकीय जीवों को रखा है। तो यहां पर एग्जाम्पल के साथ में अगर आप जगत लिखना चाहते हैं तो जगत भी लिख सकते हैं। कौन कौन सा। सर एक हो गया है मुनेरा जगत और एक हो गया है प्रोटिस्टा जगत। आई नो आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये सारी चीजें जानते हैं। आपको प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण पूरा याद होगा। हम अभी वो नहीं देख रहे, हम सिंपल तरीके से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एकल कोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, मुनेरा जगत हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत। बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, सर कवक जगत हो जाएगा, पादप जगत हो जाएगा और प्राणी जगत हो जाएगा। क्या यहां तक इन तीन बिंदुओं में किसी को कोई दिक्कत थी। यहां तक इन तीन बिंदुओं में, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत थी। नहीं मेरे भाई, यहां तक सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन था क्या यहां तक। नहीं ना। चलें आगे। सिंपल सा तीन बिंदु। पहला बिंदु कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। हाँ जी, जीवन की जितनी भी क्रियाएं होनी है ना, जीवन की कौन सी उपापचय अभिक्रिया है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, किसी चीज का बनना, किसी चीज का टूटना है, कहां पर होएंगी वो क्रिया, सेल के अंदर। सेल क्या बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाएगी, किसकी, सजीव की। सेल से छोटा कोई भी जीवन कहीं पर नहीं मिलेगा। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन, सेल। सेल से छोटी कोई भी संरचना जीवन नहीं दर्शाती, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दर्शाती। स्वतंत्र अस्तित्व कहां पर दिखाई दे रहा है, सर एकल कोशिकीय जीवों में स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही कोशिका के अंदर सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। डन, क्लियर, यहां तक की बात। सर सुनो, बोलो आर के पटेल बोलो। सर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा मेरे भाई। ये देख, बैक्टीरिया जिसको हमने जीवाणु बोला है एकल कोशिकीय, यूनिसेलुलर है, यहां पर लिखा है दोस्त मैंने। हाँ जी, यहां तक डन, सिंपल। सर एनिमेलिया में कोई अपवाद नहीं है, बिल्कुल। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वैसे प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं, लेकिन प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, प्रोटोजोअन्स जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत रखे गए थे, वो भी क्या है, अपवाद हैं एकल कोशिकीय, लेकिन फाइनली उनको हमने किस में रख दिया, प्रोटिस्टा जगत में। सर क्या ये डेमो क्लास है, नहीं बेटा कोई डेमो क्लास नहीं है, आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सर तीसरे पॉइंट को दोबारा बता दीजिए, मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं। जीव यानी एक ऑर्गेनिज्म, आप एक ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, है ना। जितने भी जीव आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, जीव
या तो एकल कोशिकीय हो सकता है, यानी सिर्फ एक सेल से बना हो सकता है, या बहुत सारी सेल से बना हो सकता है। अब एक सेल से जो बना होता है उसके एग्जाम्पल क्या है? सर बैक्टीरिया है, सर अमीबा है, सर प्रोटोजुआ है। सर ये किस में मिलते हैं? अब मैं आपसे बोलूं बैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा जगत में। अमीबा प्रोटोजुआ किस में आते हैं? सर प्रोटिस्टा जगत में। तो हमने यहां पर इतनी सी बात लिखी कि आर.एच. विटेकर ने 5 जगतों में जीवों को बांटा, जिसमें से पहला और दूसरा जगत जो है, इन जगत के अंदर एकल कोशिकीय जीवों को रखा जाता है। सिंपल। हाँ जी सर, बैक्टीरिया मोनेरा में है या प्रोटिस्टा में? बेटा बैक्टीरिया जो आता है वो मोनेरा में आता है। ये अमीबा प्रोटोजुआ ये सारा वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें डाई एटम्स भी होंगे, डाइनोफ्लेजिलेट्स भी होंगे, प्रोटोजोअन्स भी होंगे, अवपंकवक भी होंगे, स्लाइम मोल्ड्स भी होंगे, सब कुछ होएगा, लेकिन तरीके से होएगा ना, स्टेप बाय स्टेप, है ना। अभी आपका ये क्वेश्चन था कि सर बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा जगत में। अमीबा प्रोटोजुआ किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। सिंपल। सर पैरामीशियम किस में आएगा? सर पैरामीशियम किस में आएगा? पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा जगत में आएगा, पक्षमा भी प्रोटोजुआ में आएगा। चलिए आगे बढ़े, आइए। तो ये था तीसरा बिंदु, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव हमारे 2 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं चौथे बिंदु की तरफ। चौथा बिंदु जो है वो कुछ हम वैज्ञानिकों की बात करने वाले हैं जो कोशिका की खोज से संबंधित है। किसकी बात करने वाले हैं? कुछ वैज्ञानिकों की बात करने वाले हैं जो कोशिका की खोज से संबंधित है। चलिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी? चलिए जी, आंसर। हाँ जी, सर्वप्रथम सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी? चलिए, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है सर, रॉबर्ट हुक ने करी थी। बहुत बढ़िया। क्या सर ये बिंदु हमारी एनसीईआरटी में है? नहीं जनाब, ये बिंदु आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी सर? रॉबर्ट हुक ने करी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कौन सी कोशिका थी? वो थी मृत कोशिका। अब सर ये मृत कोशिका क्या होती है? बात करेंगे आगे आगे, जैसे कारवा बढ़ता जाएगा चीजें भी समझ में आएगी। अभी सिर्फ इतना याद रखना, कौन सी? डेड सेल। कौन सी सेल खोजी थी? मृत कोशिका खोजी थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और वो कौन सी कोशिका थी? वो थी आपकी कॉर्क कोशिका। कौन सी कोशिका थी? कॉर्क कोशिका, कॉर्क सेल। सर ये कॉर्क क्या होता है? आएगा ना मन में सवाल, आएगा। 0 से स्टार्ट कर रहे कई बच्चे, तो आएगा मन में सवाल कि सर ये कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल देखी है तुमने? सिंपल, पेड़ की छाल देखी है? हाँ, तो उस छाल में जो कोशिका मिलती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्क सेल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्क सेल जो थी, उस कॉर्क सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, देखा था। कौन से वर्ष में देखा था? क्या किया था? सब दिमाग से निकाल देना, अगर आप ड्रॉपर भी हैं, सब कुछ है ना। यानी जो भी तूने कुछ पढ़ा है, अब एक नए तरीके से नई शुरुआत करनी है ना। तो जो बिल्कुल वो चीज पढ़ जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, जहां एक्स्ट्रा बताने की जरूरत होगी मैं अपने आप बता दूंगा। मेरे को पता है तू बोलेगा सर 1665 में इसकी खोज करी थी। सर रॉबर्ट हुक जो थे वो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखी थी। कौन सी देखी थी? कॉर्क कोशिका देखी थी, है ना। कौन से प्लांट में देखी थी? ओक पादप में देखी थी? कुछ नहीं, सिंपल। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन कौन सी कोशिका की? मृत कोशिका की। अब प्रश्न कहां से आएगा? प्रश्न आएगा यहां से, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो हमारी एनसीईआरटी में जीवित नहीं लिखा हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में दिखाऊंगा मैं तेरे को एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कोशिका, ये नहीं बताया जीवित। इतना आपने याद रखना है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
कौन है जनाब? एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, एक ही दिन में भगाऊंगा नहीं बेटा, आराम से पढ़ना है, आराम से शांति से चीजों को सुनना है, समझना है। ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की क्या करी थी? खोज करी थी। ठीक है, अब कौन सी जीवित कोशिका की खोज करी थी, क्या करी थी? कुछ नहीं, बस इतना सा। बस क्वेश्चन तेरा बनेगा, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज या सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी? तूने सीधा सीधा याद रखना है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज करी थी। खत्म, इतनी सी बात। यहां तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? कोशिका की खोज से संबंधित हम वैज्ञानिक देख रहे हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कौन सी कोशिका की खोज? सर मृत कोशिका की खोज, डेड सेल की खोज किसने? कॉर्क कोशिका में किसने? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, सर जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी तू उस चीज पर फोकस कर जो तेरी एनसीईआरटी बेस्ड है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होगी। खत्म। चलिए जी, कितने बिंदु? 5। छठे बिंदु पर आते। छठा बिंदु यह बोलता है कि भैया कोशिका के अंदर कोई केंद्रक नामक संरचना पाई जाती है, तो केंद्रक की खोज किसने करी थी? केंद्रक जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक के भाई है? नहीं, रॉबर्ट हुक के भाई नहीं थे। तो केंद्रक की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? सर रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। सिंपल, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। अब देखो यहां पर दो किस्म के बच्चे मिलेंगे जो अननेसेसरी फालतू की चीज याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्राई करिए अपनी एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को पढ़ने की। ट्राई करिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़नी है। तो यहां पर वर्ष याद रखेगा। कई ऐसे होते हैं, सर कौन से वर्ष में करी थी, सर किसमें करी थी? हालांकि मैंने ही ये पहले पढ़ाया था, लेकिन अब मैं खुद ही तेरे से कह रहा हूं, छोड़ दे सब कुछ, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चीजें याद रख। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। खत्म, बस इतना सा। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां बिंदु यह बोलता है कि जैसे जैसे वर्ष गुजरे, जैसे जैसे टाइम निकला, तो कहीं ना कहीं साइंस में तरक्की हुई, कहीं ना कहीं किस में तरक्की हुई? बायो में तरक्की हुई, साइंस में तरक्की हुई, विज्ञान में तरक्की हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे तरक्की हुई, वैसे वैसे साइंस ने अपने अंदर, साइंस जो है उसमें क्या हुआ? चेंजेस आए, है ना। क्या आए थे? माइक्रोस्कोप। किसका डेवलपमेंट हुआ? सर सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें क्या हुआ? सर डेवलपमेंट हुआ, सर विकास हुआ। किसका विकास हुआ मेरे भाई? माइक्रोस्कोप का विकास हुआ। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का विकास हुआ, सर मैं ड्रॉपर हूं तो क्या हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे? हमारे पास लास्ट ईयर के नोट्स हैं, बनाएं। बिल्कुल बना मेरे साथ में। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का विकास हुआ तो कई अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप आए। आपकी एनसीईआरटी में 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप लिखे हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं ध्यान से, तो आपकी एनसीईआरटी में 2 प्रकार के माइक्रोस्कोप लिखे हुए हैं पेज नंबर 87 पर। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी बिंदु मैंने यहां पर लिखाए हैं आपको, ये सारे के सारे, ये है न्यू एनसीईआरटी में जिसको आपको फॉलो करना है। न्यू एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में, ये कौन से पेज पर है? पेज नंबर 87 पर है। मतलब इतनी कमांड होनी चाहिए आपको कि आपको पेज बाय पेज एक एक बिंदु याद रहना चाहिए। ठीक है,
सर आपने ये नहीं बताया जीवन की सभी क्रियाओं को करने में सक्षम होनी चाहिए। अरे बांगड़ू, ये क्या बताया मैंने, ये क्या बताया मैंने आपको कि एक जीवन जो है, एक सजीव जो है, उसकी संरचना कौन बनाएगी? कोशिका। उसके अंदर समस्त कार्य कौन करेगी? कोशिका। कोशिका से छोटा कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। क्या ये बताया कि नहीं बताया? कैसी बात कर रहा है नहीं बताया? तो न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 87 पर जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूं ये सब कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है। जिसमें से क्या नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये याद रखना क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं जिन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी। कौन सी? कॉर्क कोशिका। जीवित एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। माइक्रोस्कोप का जब विकास हुआ तो 2 माइक्रोस्कोप वहां पर लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है फेज कॉन्ट्रास्ट, मतलब एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट कर पी जाना है इस तरीके से। एक लिखा हुआ है फेज कॉन्ट्रास्ट और एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, यह सूक्ष्मदर्शी, और एक लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 2 प्रकार के सूक्ष्मदर्शी आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अब यहां पर कई बच्चों का डाउट ये बनता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम ड्रॉपर, हमने ये नाम सुना हुआ है, सर ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कौन सा होता है ना? सर ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमने नाम सुना हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है आप मुझे बताइए। क्या आप स्कूल में गए थे? हाजिर, हाँ जी। सर ये यूट्यूब पर क्यों चल रहा है? ताकि बच्चों को चाहिए था डेमो, कि लो भैया डेमो लो, और फिर अगर लगे कि हां इस बैच में इसी तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी तो जुड़िए। ईमानदारी से आपको आंसर दे दिया बस। चलिए, तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं इस चीज को। आप सभी स्कूल गए होगे तो वहां पर लैब में कहीं ना कहीं घुसे होंगे, और लैब में आप लोगों ने कुछ क्या किया था? सर प्याज की झिल्ली ली थी, है ना, और उस प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में देखा था। वो माइक्रोस्कोप याद आ रहा है आपको? माइक्रोस्कोप याद आ रहा है? कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप था क्या? कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप था क्या जहां पर लाइट के सामने रखना पड़ता था, यहां पर स्पेसिमेन को लगाना पड़ता था और फिर आप इसके अंदर देखते थे? याद आ रहा है? यही है कौन सा? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये है जनाब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी 2000 से 3000 गुना आवर्धन क्षमता होती है। सर एनसीईआरटी बुक लेना पड़ेगा? यस बेटा बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिना एनसीईआरटी के तो कैसे गुजारा होएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी आवर्धन क्षमता, अब आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर, जो है वो इस माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से कितनी है? 2000 गुना है इसकी। अब इसका मतलब क्या है सर? 2000 गुना मतलब मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने चश्मा देखा होगा, चश्मा जो होता है या नॉर्मल आप लोगों ने स्कूल में जब गए थे तो याद आ रहा आपने एक इस तरीके से ग्लास देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें छोटी सी चीज बड़ी हो जाती थी, है ना? बस उसी तरीके से इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर जो होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, आवर्धन क्षमता जो होती है, वो 2000 गुना ज्यादा है इस फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का विकास हुआ तो कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन आसान हुआ, कोशिका का अध्ययन और भी क्या हो गया? आसान हो गया। तो कोशिकीय अध्ययन जो है वो क्या हो गया? आसान हो गया। यानी कोशिका के अंदर
जो कोशिकांग मिल रहे हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो उनका अध्ययन करने के लिए एक कोशिका जो खुद सूक्ष्म है, उसके अंदर अति सूक्ष्म चीजें हैं, तो उनको देखने के लिए किसका विकास हो रहा था सर? माइक्रोस्कोप का, जिसमें फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आए, और सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप जो है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी आवर्धन क्षमता जो है वो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से 2000 गुना ज्यादा है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? वापस से सुन लीजिए, फिर सुनने के बाद में फिर भी अगर डाउट आए तो फिर बोलिएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या क्या चीजें आपको बता दी। मैंने आपको बताया यहां से यहां वाली चीज तो मैंने आपको रिपीट कर दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी सर? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी? डेड सेल। सर डेड सेल क्या होती है? अभी आएगा। कॉर्क कोशिका थी, यानी छाल में जो कोशिका होती है जिसको हम कॉर्क कोशिका बोलते हैं, वो देखी थी। जीवित कोशिका किसने देखी? एंटोन वॉन ल्यूवेनॉव। कौन सी देखी? नहीं याद रखना आपने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी। जैसे जैसे विकास हुआ माइक्रोस्कोप का, कई प्रकार के माइक्रोस्कोप आए, जिसमें से एक फेज कॉन्ट्रास्ट और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन और क्या होता गया? आसान होता गया। डन, सिंपल, क्लियर है। यहां तक के ये 7 बिंदु जो आपकी किसमें दे रखे थे दोस्त? एनसीईआरटी की पेज नंबर 87 पर दे रखे हैं। मेरे साथ साथ आप, ये नई एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, इस नई एनसीईआरटी में आप मेरे साथ साथ या तो पढ़ सकते हैं या अपने आप भी पढ़ सकते हैं। और आपका अगर एक और डाउट होएगा कि सर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, क्या पुरानी एनसीईआरटी चलेगी? यस मेरे भाई, अगर पुरानी एनसीईआरटी भी है तो वो भी चलेगी। पुरानी एनसीईआरटी भी चलेगी। जहां जहां अलग होगा नई एनसीईआरटी से वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो नई एनसीईआरटी लेने की कतई जरूरत नहीं है। आपके पास में पुरानी एनसीईआरटी है, उससे बिल्कुल काम चल जाएगा आपका। हाँ जी सर, नोट्स आपके वाले पढ़े या ऐप वाले? अब तू मेरे से पढ़ रहा है तो मेरे वाले पढ़ेगा। हाँ जी, देखिए सर हाइलाइट्स भी देंगे, ये हाइलाइटेड पोर्शन है, इस हाइलाइटेड पोर्शन को याद रखना है। देखिए यहां से यहां तक जो चीजें लिखी गई हैं उसमें यह बताया गया है कि जीव क्या होते हैं। जीव वो होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व किसका होता है ये आपको बता दिया है कि कोशिका से छोटी किसी भी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। ठीक है जी। इसके बाद दे रखा है कि कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं। अब कौन स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकता है, जरा खुद सोच। कोशिका से छोटा कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व यापन नहीं कर सकता। तो स्वतंत्र अस्तित्व यापन कौन करेगा? कोशिका। जितने भी कार्य होंगे वो कहां पर होंगे? कोशिका। जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो कहां पर होंगी? कोशिका। यही 2 बिंदु दे रखे कि स्वतंत्र अस्तित्व यापन करने वाली संरचना कौन? सर कोशिका। जीवन के सभी आवश्यक कार्य जो हैं वो कहां पर होंगे? कोशिका में होंगे। चाहे वो आपका श्वसन हो, चाहे वो उपापचय हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, वो सब कुछ कहां पर होएगा? कोशिका। कोशिका के बिना, अगली लाइन पर, कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यही तो बताया कि कोशिका के अलावा किसी भी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व यानी जीवन यानी लाइफ नहीं हो सकती है। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। अब कौन सी कोशिका? याद रखना, जीवित कोशिका का। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद कौन सा? फेज कॉन्ट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम कोशिका का विस्तृत संरचना और अध्ययन कर सकते हैं। यही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। बताइए जनाब, क्या ये सारा जो आपको बताया गया है,
क्लियर हो गया है। हमने इस पेज से, एनसीईआरटी के इस पेज से वो सारी की सारी बातें यहां पर टोटल 7 बिंदु बनाकर यहां पर लिख दी है। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 87 पर लिखी हुई बातें। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी? यहां तक चीज समझ में आ गई? चलें आगे। कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे? कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे? कुछ क्वेश्चंस करने हैं? आइए सर, थोड़े से क्वेश्चंस भी करा दीजिए। मैंने कहा आइए भाई, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी, लास्ट में पहुंचते हैं और क्विज लेकर आते हैं। अब क्विज किस नाम से होएगा? क्विज होएगा एनसीईआरटी कसरत के नाम से। आइए थोड़ी सी कसरत करते हैं। ये जो पेज नंबर 87 जो नई एनसीईआरटी पर था, पेज नंबर 87 जो नई एनसीईआरटी पर था, यहां से 3 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं तेरे लिए। सिंपल 3 क्वेश्चन पेज नंबर 87 से। पहला क्वेश्चन आता हुआ आप सभी के सामने फर्स्ट। सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे, जो भी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लास में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होंगे। फर्स्ट, चलो ये तो पेज नंबर 87 हो गया। पहला क्वेश्चन करिए जनाब। क्वेश्चन, योगी बाबू कंटिन्यूअसली मैसेज मत करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। कोशिका को जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन, कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। उपापचय अभिक्रिया केवल जीवित कोशिका में संपन्न होती है। न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति कोशिका की जीवित अवस्था को सुनिश्चित करती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग सही कार्यान्वयन के लिए विभिन्नता को उत्पन्न करते हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। वेल डन, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है। क्यों बोला हमने इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक? देखो ये तो अभी अभी पढ़ा है और पेज नंबर 87 से पढ़ा है ना, और पेज नंबर 87 पर साफ साफ लिखा हुआ था कि मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को क्यों कहा जाता है। अब ये लाइन यहां पर पढ़ भी सही, ऐसा नहीं है, इसको पढ़ना भी पड़ेगा आपको अपनी एनसीईआरटी में। आपको अपनी एनसीईआरटी में पढ़ना भी पड़ेगा क्या कि कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई क्यों कहा जाता है। जीवन की आधारभूत इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण लाइन पर फोकस कर, क्या कि कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी ये जो पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, जो मैंने तेरे को अभी अभी यहां पर कराया, जो तेरे को लगा कि बहुत इजी है, लेकिन होएगा क्या, लास्ट टाइम जब आएगा, आखिरी समय आएगा, तो यही क्वेश्चन जब मैं दोहराऊंगा तो हो सकता है तू मिस्टेक कर दे। ये पहला क्वेश्चन इस लाइन से आया था। ठीक है, अब यहां पर कई बच्चे इसका आंसर सेकंड भी लगाएंगे। उपापचय अभिक्रिया केवल जीवित कोशिका में संपन्न होती है। बात सही है बिल्कुल कि उपापचय अभिक्रिया जो होती है वो केवल जीवित कोशिका में संपन्न होती है। क्या इसीलिए हम कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलेंगे? चलो क्रियात्मक इकाई बोलेंगे इसलिए क्योंकि उपापचय अभिक्रिया जीवित कोशिका में होती है। लेकिन संरचनात्मक क्यों बोला? क्योंकि कोशिका से छोटी कोई भी संरचना जीवित नहीं होती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो था ना, ये सही तो है। ध्यान से सुनना। देवेंद्र कुमार ने बोला सर ये वाला भी तो सही है, उपापचय अभिक्रिया जीवित कोशिका में होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट इन दोनों वर्ड्स में से केवल क्रियात्मक भाग को दर्शा रहा था, संरचनात्मक बिंदु को नहीं दर्शा रहा। आई बात समझ में देवेंद्र? क्लियर है कि उपापचय अभिक्रिया जीवित कोशिका में होंगी। उपापचय अभिक्रिया मींस क्रियाएं कहां पर होंगी? जीवित कोशिका में, बिल्कुल सही है। लेकिन संरचनात्मक पहलू ये भी तो बताना है।
तो ये संरचनात्मक पहलू को बताने के लिए एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला कि कोशिका से छोटा अगर कुछ है तो उसका जीवन, उसका स्वतंत्र जीवन, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह है बारीकी से एनसीईआरटी को पढ़ना। अब पता है क्या, कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ब्लंडर मिस्टेक करते, क्या इसका आंसर लगाते सेकंड। क्यों? अरे भैया उपापचय अभिक्रिया केवल जीवित कोशिका में ही तो होती है। उपापचय अभिक्रिया केवल जीवित कोशिका में ही तो होती है। हां बिल्कुल होती है, लेकिन यह बिंदु केवल इस पहलू को दर्शा रहा है, इसको नहीं बता रहा। डन। चले दूसरा प्रश्न आता हुआ आप सभी के सामने। ये तो पहला था, आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड, असत्य कथन को चुनना है। हां जी, असत्य कथन चुनना है, चुनिए। अरे भाई पहले स्टार्ट तो कर रोशन बरदा। अरे रोशन बरदा, आज पहला दिन है और पहले दिन में ही स्टार्ट हो गया तो। हाँ जी, असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन चुनिए। चुन लिया सभी ने? कोई थर्ड लगा रहा है, कोई फोर्थ लगा रहा है, कोई सेकंड भी लगा रहा है। चलिए जी, सभी जीव ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सभी निर्जीव जीव हो सकते हैं। विषाणु अकोशिकीय होते हैं। हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ना पक्का? चल एक बार थर्ड को पढ़े, एक बार ध्यान से पढ़े, एक बार थर्ड को। सभी निर्जीव जीव हो सकते हैं। जितने भी निर्जीव हैं वो सारे के सारे सजीव हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, क्या ये एक जीवित है? क्या इसमें कोशिका है? नहीं। तो कोई भी चीज जो जिसमें कोशिका नहीं है या जिसमें कोशिका नहीं मिल रही, उसको हम सजीव नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। तो सभी निर्जीव जीव हो सकते हैं? नहीं, सभी निर्जीव जीव नहीं हो सकते। ये गलत दे रखा है, और जब ये गलत दे रखा है तो आंसर भी क्या होएगा? थर्ड होएगा। अब आप बोलेंगे सर फोर्थ। बेटा क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा होता? असत्य यानी गलत। ये तेरा सही स्टेटमेंट है। सभी जीव ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव जो हैं, ऊतक जो होती हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। बिल्कुल सही दे रखा है। कोशिका जीवन की मौलिक या आधारभूत इकाई है। बिल्कुल सही है। विषाणु अकोशिकीय होते हैं। अकोशिकीय का मतलब? सर पहला ऑप्शन बता दीजिए। बता तो दिया मेरे भाई, जितने भी जीव हैं जिनमें ऊतक मिल रहे हैं, ऊतक किससे बने होते हैं? सर कोशिकाओं से बने होते हैं। सही तो दे रखा है। हाँ जी, विषाणु अकोशिकीय होते हैं। वायरस जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। वायरस जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। चलो, कोशिका क्या होती है सिंपल तरीके से समझते हैं। कोशिका क्या होती है? जिसमें एक झिल्ली होती है, एक आवरण होता है, हाँ, उसके अंदर एक द्रव्य होता है, हाँ, अंदर कोई केंद्रक नामक संरचना होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। अंदर कौन होता है? अनुवांशिक पदार्थ। यही होता है ना, सिंपल 9th क्लास में पढ़ा था। अब जरा सोच, वायरस में ऐसी संरचना होती है? नहीं। वायरस जो होता है वो केवल दो चीजों से बना होता है, और वो कौन होता है? एक होता है प्रोटीन और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। क्या इसमें कोशिकीय संरचना है? क्या ये कोशिका से बना होता है? नहीं, ये कोशिका से बना नहीं होता। ये एक अकोशिकीय संरचना होती है। ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है जो कोशिकीय नहीं होती है। तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा था। और वैसी बात है यार, देखने से पता लग रहा है कि पेज नंबर 87 से ये वाला क्वेश्चन बन रहा है कि सभी निर्जीव जीव हो सकते हैं, सभी निर्जीव जीव नहीं हो सकता। अब ये वाली लाइन जो है वो भी मैं तेरे को दिखा देता हूं। सभी जीव, ये देख, यहां पढ़ना, इस वाली लाइन को यहां पर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2, निर्जीव जीव नहीं हो सकते। डन? दिख रहा है यहां पर? निर्जीव जीव नहीं हो सकते हैं। यही स्टेटमेंट जो था, ये थर्ड स्टेटमेंट था इस दूसरे प्रश्न का, कि निर्जीव जीव हो सकते हैं। एनसीईआरटी बोल रही है निर्जीव जीव नहीं हो सकते हैं। बस समझ में आ गया?
प्योरली एनसीईआरटी की लाइन है, निर्जीव जीव नहीं हो सकते, और यहां पर था निर्जीव जीव हो सकते हैं। गलत दे दिए, गलत है, गलत छांटना था। चलिए जी आगे करते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। आइए तीसरे प्रश्न पर। चलिए जी, वापस से असत्य कथन चुनना था, असत्य कथन चुनिए। दीपक कल से हट जाएंगे बेटा वो। गौतम चौहान क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा, इवनिंग में सारे दिख जाएंगे आपको। सर ये एनसीईआरटी में कहां पर है? एल्ले बांगड़ू, अभी तेरे को दिखाया है फिर कह रहा है एनसीईआरटी में कहां पर है? असत्य कथन चुनना है, असत्य कथन चुनिए, चुनिए। इससे ज्यादा सिंपल प्रश्न और क्या ले सकता है मेरे भाई? इससे ज्यादा सिंपल। हाँ जी, पढ़ लिया, सिंपल सा था। हाँ जी, लिवेनॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा? हाँ जी देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज करी? नहीं जनाब, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज करी नहीं, कोशिका थोड़ी ना, केंद्रक की खोज करी थी। अब इतनी सी बात देखनी थी, इतनी सी बात देखी। सॉरी ये तो बहुत सिंपल था, पेज नंबर 87 से ये वाला क्वेश्चन बन रहा। ले मेरे भाई, सिंपल सा था ये वाला। डन, क्लियर, चले आगे। चलिए, ये सिंपल से 3 प्रश्न थे जो हमारे पेज नंबर इस 87 से बनने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमने सिंपल सा इस चैप्टर में हमने जो चीज पढ़नी थी वो ये पढ़नी थी। सबसे पहले हमने पढ़ना था परिचय। जो हमने परिचय पढ़ा पेज नंबर 87 पर, ये 7 बिंदु जो बन रहे थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है यहां पर कोशिका की खोज से संबंधित कुछ वैज्ञानिक हमने देखे, जिसमें से ये हैं रॉबर्ट हुक, ये हैं बेटा जी आपके एंटोन वॉन लिवेनहॉक। चित्र आपने याद नहीं रखने, बस ये मैं पुराने लेक्चर्स देख रहा था तो ये चित्र वहां पर थे तो मैं ले आया। अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक, और वो अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोशिका सिद्धांत। सर क्या क्वेश्चंस को भी नोट्स में लिखें? नहीं, क्वेश्चन को नोट्स में मत लिख, क्वेश्चंस को नोट्स में अलग से कोई नोट्स मत बना क्वेश्चन को लिखने के लिए। इन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ में दूंगा। कब दूंगा? ये जो एनसीईआरटी कसरत मैंने तेरे को दिखाई है ना, एनसीईआरटी कसरत बोल दे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बोल दे, जो कुछ बोलना है बोल सकता है, तेरी मर्जी है ना। मेरे को नाम अच्छा लगा एक्सरसाइज, है ना, तो मैंने वो नाम दे दिया कसरत। ये जो एनसीईआरटी कसरत जो है ये मैं कब कराऊंगा? ये चैप्टर समाप्त होने के बाद में, चैप्टर फिनिश होने के बाद में ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारे के सारे बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोशिका सिद्धांत। ये याद रखना, पढ़ते हुए नंबरिंग, नोट्स बनाते हुए नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नंबर देख रहा है तो सेकंड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंपल परिचय। पहला बिंदु क्या? परिचय। उस परिचय में टोटल कितने बिंदु देखे हमने? 7 बिंदु देखे थे जो पेज नंबर 87 से संबंधित थे। अब आ जाते हैं पेज नंबर 88 पर, जहां पर है कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है पेज नंबर 88। किस पे? नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 88। ठीक है दोस्त, तो मेहनत आपको दिखेगी तो आप भी मेहनती बनेंगे। पेज बाय पेज एक एक चीज एनसीईआरटी की कवर करनी है हमें, ठीक है। पेज बाय पेज एक एक चीज एनसीईआरटी की कवर करनी है। ये पेज नंबर 88 स्टार्ट हो रहा है आपकी नई एनसीईआरटी में। आपकी पुरानी एनसीईआरटी तो उसमें पेज नंबर दूसरा हो सकता है, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 पर है। क्या स्टार्टिंग हो रही है? कोशिका सिद्धांत हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए तो कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। 2 वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं, एक है स्लाइडेन और एक है श्वान। एक है मैथियस स्लाइडेन, एक है थियोडोर श्वान, ठीक है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये है स्लाइडेन, ये है श्वान। क्वेश्चन क्या बनेगा? ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। किसमें? नीट 2025 में। ये वाला जो टॉपिक है यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक एक करके बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु, क्वेश्चन अभी देखना किस लेवल के आप गलतियां करेंगे, ठीक है। कहां कहां गलतियां करेंगे वहां पर देखना। सर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। हां मेरे भाई। सर दिख नहीं रहा है कुछ भी,
हैं? ये कौन था भाई? मनोरमा सिंह। सर दिख नहीं रहा है? अरे बरोबर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है, सारी चीज दिख रही है। आइए, कोशिका सिद्धांत पहला बिंदु बहुत सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या हुआ था 1838 में, पॉइंट वाइज पॉइंट, 1838 में एक जर्मन, वर्ड याद रखना, जर्मन यानी जर्मनी के वनस्पतिविद या वनस्पति शास्त्री या वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, नाम आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। कौन है आपके? मैथियस स्लाइडेन, ठीक है। इन्होंने किस पर कार्य किया? सर कार्य किया किस पर? ऑब्वियस ही बात है, वनस्पति वैज्ञानिक है यानी बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट यानी बॉटनी से संबंधित, वनस्पति से संबंधित। तो किस पर कार्य करा इन्होंने? पादप पर कार्य करा। किस पर कार्य किया? पादपों पर कार्य किया। और क्या बताया? क्या बताया इन्होंने? ध्यान से सुनना, क्या बताया? सर साउंड नहीं आ रही है, बरोबर आ रही है। इन्होंने क्या बताया कि सभी पादप, सभी प्लांट्स, सभी पादप कोशिका से बने होते हैं। हाँ जी, जो मैंने यहां पर लिखा है, क्या ये सही लिखा है? एक बार जरा देखकर मुझे बताइए, जो मैंने यहां पर लिखा है क्या ये सही लिखा है? इसमें कोई गलती है तो बताइए जरा दे। अभी एनसीईआरटी छोड़ देना, पहले पढ़ना, फोकस यहां पर रखना। जब मैं आपको एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं तब वहां पर एनसीईआरटी रीड करना। अभी मुझे बताइए, 1838 में, 1838 में एक जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक यानी बॉटनिस्ट, नाम है इनका मैथियस स्लाइडेन, जिन्होंने कार्य किया किस पर? प्लांट्स पर। और कार्य करने के बाद उन्होंने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या ये चीज सही लिखी है, या मैं बोलूंगा क्या ये चीज पूरी लिखी है या अधूरी लिखी है? क्या ये पूरा उन्होंने यही बताया? नहीं, उन्होंने एक चीज और ऐड करी। क्या? कि सभी पादप कोशिका एवं उनके उत्पाद से बने होते हैं। क्या बोला हमने? जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कोशिका से तो बने ही हैं, साथ ही साथ उनके उत्पाद से बने हैं। समझ में आया? क्या वो जो स्टेटमेंट जो लिखी थी वो पूरी नहीं थी। पूरी क्या है कि इन्होंने बताया जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए? सेल से, और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। किससे बने हुए? सेल से बने हुए, और उनके किससे बने हुए? प्रोडक्ट से बने हुए हैं। अब आप में से कोई मुझे बताए यहां पर ये उत्पाद क्या है? इतना तो समझ में आ गया कि बाहर आप प्लांट्स देखने जा रहे हैं, आपने प्लांट्स का अध्ययन किया। सपोज आप ही स्लाइडन हैं, आपने एक पेड़ का अध्ययन किया और बताया कि भैया पेड़ जो है, पादप जो है, वनस्पति जो है, प्लांट्स जो है वो कोशिका से बने हुए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक और चीज ऐड की गई है। क्या? कोशिका एवं उनके उत्पाद से बने। ये उत्पाद क्या है? कौन सा उत्पाद? सर क्या ये पुरानी एनसीईआरटी में? अरे बांगड़ू, ये नई एनसीईआरटी में भी यही चीज लिखी हुई है। तेरे को विश्वास नहीं हुआ? ये देख, मैं दिखा देता हूं। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। हाँ जी, अध्ययन के बाद ये पाया पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों के आंसर मिल जाएगा। देख तेरे को मैं
आंसर मिल जाएगा। मैं तेरे से उत्पाद पूछ रहा हूं, उत्पाद से बने होते हैं। यहां पर उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या होएगा? अब कई बच्चे यहां पर बोलेंगे सर एक सेल है और सेल का प्रोडक्ट क्या होता है जो सेल से बाहर निकलेगा। मैंने कहा क्या? तो बोलेगा सर एंजाइम्स, सर हार्मोन्स। ये सेल के प्रोडक्ट हो गए, है ना। ये सेल थी और इस सेल ने एंजाइम निकाल दिए बाहर, इस सेल ने हार्मोन निकाल दिए, ये तो इसका उत्पाद होंगे। नहीं, यहां पर उत्पाद एंजाइम और हार्मोन की बात नहीं की गई है। तो फिर किसकी बात की गई है? यहां पर उत्पाद है क्या? ऊतक। याद रखना, किसकी बात करी गई है? ऊतक की बात की गई है, टिश्यू की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्त? यहां पर ऊतकों की बात की गई है, टिश्यूज की बात की गई है। तो सेल क्या बनाती है? आपसे सिंपल सा 9th क्लास का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। सेल मिलकर, ये एक सेल है ना, ये सेल मिलकर क्या बनाती है? ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? ये फाइनली किसका निर्माण करती है? सर ऊतकों का निर्माण करती है। तो आप जरा सोचिए, एक पादप का शरीर किससे बना हुआ है? सर पादप का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, या कोशिकाओं का समूह जो एक उत्पाद के रूप में मिल रहा है वो कौन है? सर ऊतक है। तो याद रखना, यहां पर उत्पाद का मतलब एंजाइम या हार्मोन नहीं है। याद रखना, यहां पर एंजाइम या हार्मोन की बात नहीं की गई है एनसीईआरटी में। किसकी बात की गई है? यहां पर उत्पाद क्या माना गया है? उत्पाद माना गया है ऊतक। अब देख एनसीईआरटी को पढ़, देख तेरे को कैसे समझ में नहीं आएगा। देख 1838 दिखाई दे रही है एनसीईआरटी, आराम से पढ़ना, मैं तेरे को एक एक लाइन कवर करता हुआ पढ़ाता जाऊंगा। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों पर अध्ययन किया। अब कई बांगड़ू यहां पर, सर कौन सा पौधा, कौन सा पौधा? प्लीज आपसे अनुरोध रहेगा, इस तरह की बर्बरता मेरे ऊपर ना डालिएगा, ठीक है। बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और बाद में यह पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। समझ में आया? क्या बोला कि कोशिका, क्या सभी पादप कोशिका और उनके उत्पाद से बनी है। अब ये जो लाइन जो थी ये पुरानी एनसीईआरटी में थी। नई एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है कि सभी पादप बहुत प्रकार की कोशिका, विभिन्न प्रकार की कोशिका जो मिलकर क्या बनाती है, उनका उत्पाद, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। हां जी, क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये चीज क्लियर है? किससे बने हुए? सेल से, और विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर क्या बना रही है? उत्पाद। और वो उत्पाद कौन है मेरे भाई? ऊतक है। डन। क्या आपको स्लाइडन की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ जी, जल्दी से दीपक जो हो गया सो हो गया। सर मेरे 360 में से 328 मार्क्स आए थे एनसीईआरटी संपूर्ण से। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार तेरे को 360 में से 360 लाने हैं, तो इस बार और कसरत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। सर एक बार वापस से समझा दीजिए। मैंने कहा आप दूसरी बार, तीसरी बार फिर से समझिए। देखिए ये तो चीज तेरे को समझ में आ गई। 1838 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे जो एक बॉटनिस्ट थे, नाम था स्लाइडन, जिन्होंने कई सारे पादपों पर कार्य किया। अब पादपों पर कार्य करने के बाद उन्होंने क्या बोला? क्या कि पादप जो होते हैं, प्लांट जो है, वो किससे बने हुए हैं? सेल से। ठीक है जी। अब अलग अलग प्रकार की सेल्स क्या बनाएंगे? सर ऊतक। मैंने बोला भाई सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये एक प्लांट है। चलो जी, अब इस प्लांट में, इस पादप में यहां पर कुछ ऊतक, यहां पर कुछ ऊतक, यहां पर अलग प्रकार का ऊतक, यहां पर अलग प्रकार का ऊतक, यहां पर अलग प्रकार का ऊतक है। हाँ जी, अलग अलग प्रकार के ऊतक हैं। सोच, यहां पर कोशिका अलग अलग प्रकार की, जस्ट समझना, यहां पर कोशिका अलग अलग प्रकार की, यहां पर कोशिका अलग अलग प्रकार की हैं, कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, यहां पर कोशिकाओं का समूह मिल रहा है। तो समझना, विभिन्न प्रकार की क्या है? कोशिका। और ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहला रहा है? सर ऊतक। तो हमने क्या बोला कि सभी पादप किससे बने हुए हैं? कोशिका और उनका प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या है? ऊतक है।
डन। चल सर, ये तो था पहला बिंदु किसका, कोशिका सिद्धांत का फर्स्ट बिंदु। अब बात करते आगे, दूसरा बिंदु क्या है। दूसरा बिंदु है लगभग इसी समय पर, एक वर्ष थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो है 1839 की बात है। 1839 में अब याद रखना है वो कौन थे, श्लाइडन कौन थे, जर्मनी के थे। ये कौन है, ब्रिटिश। दूसरे वैज्ञानिक जो हैं ये कौन है, ब्रिटिश। ठीक है, ये ब्रिटिश वनस्पति, वो कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये कौन है, प्राणी शास्त्री। प्राणी शास्त्री यानी जूलॉजिस्ट। हाँ जी, नाम इनका आप जानते हैं, थियोडोर श्वान। चलिए जी, देखते कौन सा बालक आंसर देगा। इन्होंने बेटा अपना कार्य जो है वो किस पर किया। चलिए जी, आंसर जल्दी से। श्वान है, हाँ जी। जूलॉजिस्ट है, हाँ जी। सर नोट्स बनाना है क्या, बता दीजिए। हे भगवान मोरी मैया, कितनी बार बता दें आपको, एक बार में समझ में नहीं आ रहा। बनाना है बेटा, बिल्कुल बनाना है, नोट्स बिल्कुल बनाना है। कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ जी सर, इसमें स्पीड और क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आता। स्पीड का तो बेटा क्लास खत्म हो जाएगी, लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद में स्पीड का ऑप्शन आएगा। हाँ जी, किस पर काम किया था, प्लांट्स पर काम किया, एनिमल्स पर काम किया, दोनों पर काम किया या एनिमल्स पर काम किया। आपको लगेगा क्या, श्वान जो कौन है, जूलॉजिस्ट हैं, प्राणी शास्त्री हैं, तो किस पर काम किया होगा, प्राणियों पर यानी एनिमल्स पर काम किया होगा। तो मेरे भाई इन्होंने कार्य अपना दोनों पर किया, पादप पर भी किया एवं जंतु पर भी किया। अब आपका माथा खिसकेगा, आप बोलेंगे सर जब दोनों पर काम किया, प्लांट्स पर भी किया, एनिमल्स पर भी किया, तो फिर हम इनको प्राणी शास्त्री क्यों बोल रहे हैं। अब मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूं मेरे भाई, चलो कौन है, मान लेते हैं यहां पर रोशन बरदाजा है, रोशन बरदा जी हैं, रोशन भाई साहब हैं। रोशन जो है वो एक जूलॉजिस्ट है। कैसे, ध्यान से सुनना। रोशन ने आज तक मान लेते 100 से ज्यादा प्रकार के एनिमल्स पर कार्य किया, है ना। सिर्फ 2 से 3 प्लांट्स पर उन्होंने कुछ कार्य किया। अब बताओ मैं उनको क्या बोलूंगा, मैक्सिमम उनका कार्य किस पर था, अधिकतम वो किस पर कार्य कर रहे थे, जंतुओं पर कार्य कर रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने पादपों पर नहीं किया, किया, बिल्कुल किया, लेकिन मैक्सिमम उनका कार्य किस पर था, जंतुओं पर था। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बात आ रही है उन्होंने पादपों पर कार्य किया, जंतुओं पर कार्य किया। अब क्या बताया उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। उनके निष्कर्ष कितने थे, उनका रिजल्ट कितना था, उन्होंने क्या दी थी, उन्होंने दी थी कल्पना, हाइपोथेसिस। वर्ड याद रखना, उन्होंने क्या दी थी, परिकल्पना दी थी, उन्होंने क्या दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वान की हाइपोथेसिस, श्वान परिकल्पना। अब ये कौन सी परिकल्पना थी, श्वान हाइपोथेसिस दी थी। अब इस हाइपोथेसिस में, इस श्वान परिकल्पना में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई बेटा, उन्होंने कुल मिलाकर श्वान ने यहां पर इस परिकल्पना में 3 बिंदु बताए। 3 बिंदु आपने याद रखने हैं, 3 चीजें बताई थी। अब कौन कौन से 3 बिंदु थे, आइएगा। सबसे पहला सेकंड ए, नंबरिंग देखते जाइएगा। सेकंड बिंदु अभी भी चल रहा है, ये सेकंड वाला, ठीक है। इसमें इस परिकल्पना का पहला बिंदु ए, पहला देखिए, उन्होंने अगर पादपों पर कार्य किया तो पादपों से संबंधित कोई चीज बताई, जंतुओं पर कार्य किया तो जंतुओं से संबंधित कोई चीज बताई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने जंतुओं से संबंधित चीज क्या बताई थी। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, जूलॉजिस्ट है तो पहले जंतुओं की बात करेंगे। तो उन्होंने बताया क्या, सभी प्राणी जो होते हैं, प्राणी यानी एनिमल्स जो होते हैं, सभी प्राणी, कोशिका जो होती है, मेरे भाई पहले यहां पर सुन ले, फिर उसके बाद में बात कर लेना दोस्त। हाँ जी सर, प्लीज रिपीट कर दो। कौन है, नितिन। नितिन रिपीट ही कर रहा हूं बेटा, बार बार रिपीट ही कर रहा हूं। अगर तू ध्यान से नहीं सुनेगा तो कैसे आएगी चीज तेरे को समझ में। मेरे को एक बात बता, रिपीट ही तो कर रहा हूं, है
रिपीट ही तो कर रहा हूं सारी चीज बार बार, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, चीजों को ध्यान से सुनो। हाँ जी, 1839 में ब्रिटिश प्राणी शास्त्री जूलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडोर श्वान, जिन्होंने अपना कार्य दोनों पर किया, लेकिन उनका मैक्सिमम कार्य जो था वो किस पर होता था सर? जंतुओं पर होता था, इसलिए वो जूलॉजिस्ट थे। तो क्या अगर कोई जूलॉजिस्ट है तो क्या वो पादपों पर कार्य नहीं कर सकता है क्या? उसके ऊपर बंदिश है क्या कि हाँ भैया तू जूलॉजिस्ट है, तू बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाएगा प्लांट्स को? नहीं, ऐसा नहीं। उसने प्लांट्स पर भी काम किया, लेकिन उसका काम थोड़ा कम था, ज्यादा इससे संबंधित थे, इसीलिए वो जूलॉजिस्ट थे। अब बात आ रही उन्होंने इन दोनों पर क्या रिसर्च करी, क्या बताया? तो उन्होंने एक परिकल्पना दी जिसे हम श्वान की परिकल्पना बोलते हैं। अब इस श्वान की परिकल्पना के 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदुओं में से पहला बिंदु मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या? सभी प्राणी कोशिकाओं के बाहर एक आवरण होता है जिसे जीव सभी कोशिकाओं के बाहर क्या होता है? एक आवरण होता है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली, या जिसको हम कोशिका झिल्ली या अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या ये पहला बिंदु सिंपल सा था? इसमें समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ भाई, क्या ये पहला बिंदु सिंपल सा? इसमें कोई दिक्कत? सर उन्होंने निरीक्षण किया, अरे निरीक्षण, परीक्षण और एनालिसिस और मेरे भाई एक्सपेरिमेंट किया, और करने के बाद में कोई परिकल्पना ही तो देगा, हाइपोथेसिस ही तो देगा। तो उसने ये अपनी हाइपोथेसिस दी है ना, निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और क्या बोल सकते हैं, उसने अपना एक्सपेरिमेंटेशन किया। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या ये देख एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, साथ साथ बताता जाऊंगा। ये देख, इसी समय पर 1839 में, साथ साथ पढ़ता जाना, एनसीईआरटी कवर करता जाना, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान, लिखा हुआ है प्राणी वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट, ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन, सर यहां तो जंतु लिखा है, पादप तो लिखा नहीं है, रुक जा, आएगा। विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। डन, यही चीज मैंने तेरे को यहां पर बताई, क्या कि इन्होंने श्वान ने जब किस पर कार्य किया? जंतुओं पर कार्य किया। तो जंतुओं पर कार्य करने के बाद क्या बताया? यहां पर ये जो पहला बिंदु है ये किससे संबंधित है? जंतुओं से संबंधित है। जंतुओं पर जब कार्य किया तो क्या बताया? सभी कोशिकाओं के बाहर एक आवरण होता है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। बस एक चीज यहां पर रह गई, और वो क्या? पतला आवरण। एक एक वर्ड को देखना है एनसीईआरटी को, ठीक है? तो जितने भी जंतुओं पर उन्होंने अध्ययन किया, क्या बताया? जितने भी जंतु कोशिका उनके बाहर एक पतला आवरण होता है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली बोल दीजिए, या जिसे हम कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। अंग्रेजी की एनसीईआरटी में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। डन, क्लियर? चलें, ये तो हो गई जंतुओं से संबंधित बात। अब बात करते हैं सर दूसरा, पादपों से संबंधित। पादपों से संबंधित उन्होंने क्या बताया? क्या उन्होंने पादपों पर भी कार्य किया? मैंने तेरे को बताया उन्होंने दोनों पर कार्य किया। जंतुओं पर पहले हमने जंतुओं के उपलक्ष्य में देख लिया। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे सर? पादपों की। तो उन्होंने पादपों पर भी कार्य किया, प्लांट्स पर। अब प्लांट्स पर कार्य किया तो उन्होंने क्या बताया? ध्यान से सुनना। उन्होंने पादपों पर कार्य किया और यह बताया कि पादपों में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। क्या बताया? सभी पादपों में विशिष्ट मतलब विशेष,
अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिक। और ये वर्ड यूनिक आपकी इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, और वो क्या है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। क्या इसको वापस से पढ़ना, फिर से सुनना। क्या श्वान ने जंतुओं पर जब काम किया तो यह बताया कि भैया जितने भी एनिमल्स है, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, सभी के सभी एनिमल्स की जो सेल जो है, उस सेल के बाहर एक पतला सा आवरण है जिसे हमने क्या नाम दे दिया है? जीव द्रव्य झिल्ली बोलते हैं आज की डेट में, या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ओके जी, ये बता दिया जंतुओं के रेस्पेक्ट में। दूसरा, पादपों के रेस्पेक्ट में उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स के अंदर एक आवरण मिलता है, एक आवरण मिलता है जो कोशिका झिल्ली नहीं है। वो कौन है सर? वो है कोशिका भित्ति, जो किसमें पाई जाती है सर? प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, क्या ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन कि सभी प्लांट्स में एक यूनिक फीचर मिलता है, एक विशिष्ट गुण मिलता है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, क्या आपके हिसाब से क्या ये चीज सही है या गलत है? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है या गलत है? क्या इसमें मिस्टेक है या नहीं है? सोचना, आराम से सोचिए, सोचो सोचो सोचो, दिमाग से, आराम से, तसल्ली से सोचना। क्या ये बात सही है? आप बोलेंगे हां सर सही तो है, प्लांट्स में कोशिका भित्ति मिलती तो है, सही तो है, लेकिन इस वर्ड पर फोकस कर, इस वर्ड पर, इस लाइन पर फोकस कर, इस लाइन पर, कि जितने भी प्लांट्स हैं सभी में विशेष गुण मिलता है, विशिष्ट गुण मिलता है, यूनिक फीचर मिलता है कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। यूनिक का मतलब जो और किसी में नहीं मिलता, उसको हम बोलते हैं यूनिक। विशिष्ट का मतलब, विशेष का मतलब जो और किसी में नहीं मिलेगा। अब बता, क्या ये लाइन सही है या गलत हो गई? सर ये स्टेटमेंट, इसके कारण आज की डेट में अगर देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सर कोशिका भित्ति क्या सिर्फ पादपों में पाई जाती है? क्या सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मिलती है? बैक्टीरिया में नहीं मिलती, बैक्टीरिया में भी मिलती है, मोनेरा जगत में। प्रोटिस्टा में नहीं मिलती, डायटम्स याद नहीं आ रहा, ड्रॉपर ऑफ सिलिका याद नहीं आ रहा है, डाइनोफ्लेजिलेट्स उनमें नहीं मिलती, प्रोटोजोआ उनमें नहीं मिलती, कवक, अरे काइटिन नहीं मिलता है। सोचो, क्या सेल वॉल की उपस्थिति क्या यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का? नहीं सर। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना, ये स्टेटमेंट आज के हिसाब से अगर देखें तो ये गलत साबित होती है। अगर ये वर्ड हटा दें तो ठीक है कि पादपों में गुण पाया जाता है, क्या? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। लेकिन अगर हम ये स्टेटमेंट आज की डेट में अगर देखें, आज की वर्तमान परिस्थिति में देखें, अगर ये लाइन अगर हम लिखते हैं तो ये लाइन सरासर गलत हो जाएगी। सर लेकिन प्राणी जगत का तो यूनिक लक्षण है ना, क्या? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। भांगड़ू कौन है ये? कोशिका भित्ति की उपस्थिति प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। बुद्धू सर मुझे ये रिकॉर्डेड क्लास लग रही है। कौन है रे भाई? ये नाम है इसका यॉर्कर बॉलर। चलो, जितने भी बॉलर और बैट्समैन हैं आज की क्लास में, आपको आज माफ किया जाता है। चलो कुछ दिनों के लिए आपको माफ किया जाएगा, अभी तो ये क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो ये बैच स्टार्ट हुआ है ना। आगे आगे जैसे 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 पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे और भी चीजें ऐड होती जाएंगी, पढ़ाऊंगा, तो प्लीज इस तरह की हरकतें ना करना दोस्त, ठीक है? आपको लग रहा है कि अगर ये रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड मान के पढ़ ले मेरे भाई। डन? चले
अब मुझे बताइए, क्या ये दूसरी चीज समझ में आ गया? अब क्या सर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? पढ़, तेरे को मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं यहां पर एनसीईआरटी की। देख सर, एनसीईआरटी में ये तो नहीं लिखा हुआ श्वान ने पादपों पर काम किया था। पढ़, देख लिखा हुआ है, देख। इस वैज्ञानिक ने, किस वैज्ञानिक ने? श्वान ने पादप ऊतकों, लिखा हुआ है, पादप ऊतकों का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। अगर ये लाइन ना लिखते तो हम बोलते सही है, लेकिन ये लाइन लिख दी तो हम बोलेंगे आज की डेट में ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता सिर्फ पादप कोशिका में नहीं होती है। क्या? भित्ति का पाया जाना सिर्फ प्लांट सेल का यूनिक फीचर नहीं होता है, ये तो कई जगतों में पाई जाती है। क्या? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। डन? क्लियर है? चलिए, दो बिंदु समझ में आ गए। श्वान की जो परिकल्पना जो थी उसके दो बिंदु बता दिए, पहला जंतु के उपलक्ष्य में, दूसरा पादपों के उपलक्ष्य में। अब तीसरा जो बिंदु जो है, वो तीसरा बिंदु श्वान ने इन दोनों बिंदुओं को जोड़कर क्या बताया? श्वान ने परिकल्पना दे दी और उस परिकल्पना में उसने क्या बता दिया कि दोनों पादप और प्राणियों का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से बना होता है। क्या? पादप, तीसरा बिंदु क्या हो गया? ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, और तीसरा बिंदु क्या बोला उन्होंने? पादप और प्राणी, प्राणी यानी एनिमल्स का शरीर, कोशिका और उनके उत्पाद। अब कौन बालक मुझे बताएगा यहां पर उत्पाद का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से, तुमको कमेंट सेक्शन में बहुत मजा आता है ना लिखने का। जल्दी से मुझे बताइए यहां पर उत्पाद क्या है? जल्दी से यहां पर उत्पाद की बात करिए। व्हाट इज उत्पाद? यहां पर प्रोडक्ट क्या है? वेल डन, बहुत ही बढ़िया कशिश। यहां पर उत्पाद का मतलब टिश्यू है ना? टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू है मेरे भाई, टिश्यू। चलो, ऊतक, टिश्यू, ठीक है। सो प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों की बॉडी जो है, शरीर जो है, वो किससे बना हुआ है? सेल से, और उनके प्रोडक्ट यानी टिश्यू से बना होता है। ये था तीसरा बिंदु, और ये बिंदु देने के बाद ये जो तीन बिंदु थे, यही तीन बिंदु क्या थे? श्वान की परिकल्पना साबित हुए। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। डंडना डंडन, ये हो गई श्वान की बात, ये हो गई स्लाइडन की बात। अब दोनों कहीं ना कहीं मिले, राह चलते हुए कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से टकराए, और टकराने के बाद दोनों की बात हुई, और दोनों की जब बात हुई तो स्लाइडन और श्वान, तीसरा बिंदु। बिंदु समझना किस तरीके से हम लिख रहे हैं। ये था पहला बिंदु, किस चीज का? स्लाइडन का। दूसरा श्वान, श्वान के कार्य में तीन बिंदु थे उसकी परिकल्पना में, ए बी सी। अब तीसरा बिंदु है क्या? स्लाइडन स्लाइडन और श्वान, दोनों ने मिलकर क्या दिया? दोनों ने मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत परिकल्पना नहीं दी थी, हाइपोथेसिस नहीं दी थी, प्रतिपादित की थी। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी, क्या ये चीज समझ में आ गई? सर टाइम हो गया, बस 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 जल्दी से। स्लाइडर और श्वान दोनों मिले, दोनों ने मिलकर क्या दे दिया? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। अब आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन जल्दी से, कोशिका सिद्धांत परिकल्पना किसने दी और कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, कोशिका
सिद्धांत परिकल्पना किसने दी? दूसरा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया या किसने प्रस्तुत किया? दो अलग अलग लाइनें हैं, दिमाग खोल देंगे। हाँ भैया, पहले का आंसर कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना। तो याद रखना मेरे दोस्त, ये जो आपने यहां पर पढ़ा है ना, श्वान की परिकल्पना, इसी श्वान की परिकल्पना को कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना भी कहा जाता है। भूल मत जाना। तो आपसे कोई पूछे कि कोशिका सिद्धांत की कल्पना सबसे पहले किसने करी, कि जरा खुद सोच, क्या कोशिका सिद्धांत सबसे पहले क्या स्लाइडन ने कल्पना करी? नहीं सर। कोशिका सिद्धांत की कल्पना सबसे पहले किसने करी? जूलॉजिस्ट। उसने पादपों पर भी काम किया, जंतुओं पर भी काम किया, और दोनों के बारे में बताया कि दोनों कोशिका से बने होते हैं और उनके उत्पाद से बने होते हैं। तो ये सबसे पहले किसने कल्पना करी थी? सर ये श्वान ने करी थी। तो श्वान वो थे जिन्होंने ये कल्पना करी थी। तो यहां पर आ जाएगा श्वान और यहां पर आ जाएगा श्वान और स्लाइडेन। बोलिए मेरे भाई, क्या ये दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आ गया है? नौशाद अंसारी पिछले साल की तरह फिर स्पैमिंग कर रहा है। मत कर मेरे भाई, मत कर मेरे दोस्त, बांगड़ू मत कर। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई है? श्लाइडन और श्वान ने प्रस्तुत किया, मिलकर इस सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया, लेकिन उसकी कल्पना पहले किसने कर ली थी मेरे भाई? श्वान ने कर ली थी। डन? क्लियर है? अभी खत्म नहीं हुआ है, यहां तक की बात सिंपल सी थी। चले आगे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कोशिका सिद्धांत जो था ये सफल था, असफल था, पूर्ण था या अपूर्ण था? हाँ जी, क्या ये कोशिका सिद्धांत पूर्ण था या अपूर्ण था? चौथा बिंदु जल्दी से, ये कोशिका सिद्धांत पूर्ण था या अपूर्ण था? ये कोशिका सिद्धांत, ये सेल थ्योरी, ये कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट थी? आप जानते हैं ये अभी पूर्ण नहीं था या असफल था। क्यों असफल था? सर असफल इसलिए था क्योंकि सफल तो केवल मटर होता है, ये इसीलिए क्या थे? असफल थे। नहीं, ये पूर्ण या असफल इसलिए था क्योंकि ये नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए? कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। क्या नहीं बता पाए? नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये पहली क्लास थी दोस्त, आराम से पढ़ना था। एनसीईआरटी की एक एक लाइन की बारीकी को समझना पड़ेगा आपको, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, उससे खुद क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये सेल थ्योरी नहीं बता पाई, ये अपूर्ण थी। अब आप मुझे बताइए, इसको पूरा किसने किया? सर पांचवा बिंदु, इसको सफल किसने बनाया? तो क्या यहां पर वर्ष याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, 1855। देखो 3 वर्ष अभी तक आए हैं एनसीईआरटी में। 1838 1838 स्लाइडन, 1839 श्वान, 1855 केवल 3 ही वर्ष आए हैं। सिर्फ यही वर्ष याद रखने अभी तक, और कोई एक्स्ट्रा वर्ष याद नहीं रखना है। तो 1855 में रडोल्फ विर्चू, याद आ रहा है? अंग्रेजी में बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो, हिंदी में यही लिखा हुआ है रडोल्फ विर्चू। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेल्युला ई सेल्ला, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, ए सेल्ला वो सेल्ला, ये सेल्ला वो सेल्ला। कौन सेल्ला? तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कौन सा? ओमनिस सेल्युल ई सेल्युला,
और बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ ऐसी कोई तिगड़मबाजी नहीं है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद में इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिका या पूर्व स्थित कोशिका। यही था ना कि पूर्व स्थित कोशिका यानी पुरानी कोशिका। भाई यही तो नहीं बता पा रहे थे कि नई कोशिका कैसे बनती है। इसने बताया कि ये एक कोशिका, इसने विभाजन किया, ये नई कोशिका बना दी। तो नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्व स्थित कोशिका। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। ठीक है दोस्त, सो ये था ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मीनिंग। अब क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, जल्दी से फटाफट टाइम हो गया है। बस अपने पास कितने मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हैं। तो अपन एक क्वेश्चन बस दे देता हूं इनको, बस ठीक है, क्वेश्चन दे देता हूं। पहला क्वेश्चन, नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया। दूसरा, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तीसरा, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया। डन। ये 3 क्वेश्चन है, ये सिंपल से 3 क्वेश्चन आज आराम से सोच लेना। जब मैं कल आऊंगा तो यही स्लाइड दिखा दूंगा आपको। इस स्लाइड में ये 3 क्वेश्चन है। नवीन कोशिका सिद्धांत यानी नियो सेल थ्योरी यानी नई सेल थ्योरी किसने दी। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया। ये 3 यहां पर आपने भरने हैं। आज आराम से भरिएगा, कोई भी दिक्कत हो बिंदास मेरे से पूछिएगा कल आकर, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आज का ये होमवर्क मान के चलना है आपने। पेज नंबर 87 से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। उससे पहले मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन आपको ये दिए। 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में सिंपल से ये दे रहा हूं। कल जब मैं आऊंगा तो उसके बाद ये पेज नंबर 87 जो है, ये पेज नंबर 88 जो है, इस 88 पर 13th टोटल 13 क्वेश्चन है। ये 13 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। ये पेज नंबर 88, इससे संबंधित 13 क्वेश्चन ये मैं आपको कल कराऊंगा। डन। सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। एप्लीकेशन पर मिलेगी, डाउटनट की एप्लीकेशन पर मिलेगी। आज का लेक्चर इतना ही रहने वाला है दोस्त। सो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम इसको आगे और बढ़ाएंगे और कल के लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा कल के लेक्चर में। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी 1 मिनट है, जल्दी से आप पूछ सकते हैं फटाफट। हाँ जी सर, अगर नीट में पूछ लिया कि कोशिका भित्ति विशेषता है कि नहीं, तो ये किसने बताया, श्वान ने बताया था। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा, कुछ अपने हिसाब से कुछ अगड़म तिगड़म बिगड़म मत बनाना है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास इतनी होएगी। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होएगी 5:45 पर। मिलते हैं कल। ये था एक तरीके से पहली क्लास बायो की, आरंभ बैच की। कल अपन आगे बढ़ेंगे और सेशन को, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।